नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते पूरी तरह से एक इन हाउस पैनल है। आप लोगों ने देखा भी होगा कैसे हमारे न्यूज लॉन्ड्री के प्रोडक्ट एंड ग्रोथ लीड चित्रांशु तिवारी का एक वीडियो आया था, एक एक्सप्लेनर था, चीट शीट था। वो था ऑस्ट्रेलिया में जो नई पॉलिसी बिग टेक कंपनियों के बरक्स बनाई गई है और मीडिया कंपनियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, उनके रेवेन्यू को सुधारने के लिए। तो उस लिहाज से चित्रांशु इस हफ्ते चर्चा में हमारे साथ हैं। चित्रांशु, स्वागत है आपका चर्चा में। जी नमस्कार अतुल। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ हैं। मेघनाथ पिछले हफ्ते मिसिंग थे चर्चा में, आप लोगों ने भी मिस किया। और एक बड़ी चीज इस चक्कर में रह गई, जो कि मेघनाथ की एक बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते, वो थी कपिल मिश्रा के जो हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ी रिपोर्ट। तो उस पर हम बहुत ज्यादा बात पिछले हफ्ते नहीं कर पाए। तो मेघनाथ, आपका भी स्वागत है चर्चा में फिर से वापसी के साथ। नमस्ते अतुल सर, कॉर्बेट से वापस आया हूँ मैं। हाँ। और पिछले हफ्ते मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए गया था, क्योंकि वो कपिल मिश्रा का जो आर्टिकल आया था वो तो काफी वायरल भी हो गया और काफी उसकी वजह से डिटॉक्स करना जरूरी था। हाँ एग्जैक्टली मतलब कोई सोशल मीडिया पे जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी गालियां पड़ी मुझे तो नहीं, और दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरह का कंटेंट वहां पर था, उसको इतना लगातार 15 दिन 20 दिन तक कंज्यूम करने के बाद एक्चुअली दिमाग में भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो जरूरी होता है। एक्चुअली मैं तो फिर भी थोड़ा सा बचा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा एंड स्टेज में आया था वो प्रोजेक्ट में, पर शांभवी तो पहले शुरुआत से 2 महीने से कंज्यूम कर रही थी वो, तो उसका बहुत बड़ा रोल था वो ऑब्वियसली आर्टिकल में, क्योंकि वो रियल टाइम ट्रैकिंग कर रही थी और मैं बाद में आके उसको सबको समेट के ये करके वो करके थोड़ा सा ऑब्जर्व करके फिर मैंने किया था। तो फिर भी मेरा जो एक्सपोजर था वो लिमिटेड था। शांभवी को आई थिंक थेरेपी की जरूरत है अभी। आई होप ये बीजेपी आईटी सेल और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल है, जो लोग काम करते हैं उसमें, उन्हें भी पार्टियां थोड़े थोड़े दिन पे ब्रेक पे भेजें। हाँ, उनको भी लगता होगा यार, मतलब और एक मजे की बात अतुल सर, कल एक खबर देखी होगी आपने कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो याचिका जाहिर की थी, वो तांडव के अमेज़न के जो कमर्शियल हेड है उनके खिलाफ वो खारिज कर दी है। वो तांडव को लेकर थी, वो बैन तांडव, और वो बैन तांडव जो ट्रेंड चलाया था वो ये हिंदू इकोसिस्टम ने शुरू किया था। चलाया था, ठीक बात। अगर इस एक चीज बस मैं जानना चाहता हूँ मेघनाथ, इस स्टोरी के सिलसिले में उन लोगों से भी, कुछ लोगों से बात हुई थी क्या इन पर्सनली, जो लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे? क्योंकि मैंने एक चीज देखा कि हम लोगों ने अप्रोच किया था कपिल मिश्रा को, क्योंकि ये एनिवर्सरी भी है दिल्ली के दंगों की, एक बड़ा बुरा हादसा 1 साल पहले हुआ था। तो उस दौरान उनका ये कहना था कि आप लोगों ने जो खबर चलाई उसमें हमसे बात नहीं की या हमारा पक्ष नहीं जाना, तो वो एक उनका कंसर्न था और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं न्यूज लॉन्ड्री से बात नहीं करूंगा। मैं वही आई थिंक अश्विन ने रीच आउट किया था ना उनको। तो सर ये ना एक्चुअली जो प्रोजेक्ट था वो जैसे आपको पता है नवंबर से शुरू था, मतलब शांभवी वो ग्रुप में थी और हमारे एक्चुअली और भी साथी वो ग्रुप में शामिल हो गए थे। बाद में हमको वो और भी ग्रुप्स में ऐड किया, तो इनिशियली हमको भी पता नहीं था कि इसका क्या होने वाला है। मतलब एसेंशियली कोई डायरेक्शन थी नहीं, हमको बस ऑब्जर्व करना था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये जो टूल किट का जब मामला आया ना, तो एकदम बेसिकली हमारे भी दिमाग में ये क्लिक हुआ कि अरे अगर ये टूल किट है और ये अगर आप इसको कम्युनल ये बता रहे हो, एंगल दे रहे हो इसको, तो फिर ये जो ग्रुप में हो रहा है वो तो रोज टूल किट शेयर करते हैं। तो फिर हमारे भी दिमाग में वो आइडिया फिर क्लिक हुआ। उसके बाद हमारा एक्चुअली वो काम ज्यादा फास्ट पेस में शुरू हुआ। और ये जो रिपोर्ट था वो एक फ्लाई ऑन द वॉल अकाउंट था कि वहां पे क्या होता है, राइट? फ्लाई ऑन द वॉल अकाउंट था और ऑब्वियसली उसमें हमारे ओपिनियंस भी थे, राइट? सो मैं उसको पार्शियली रिपोर्ट बोलूंगा, पार्शियली थोड़ा सा ओपिनियन भी बोलूंगा।
क्योंकि इसमें हमने हमारे भी ऑब्जर्वेशंस दिए थे एज ऑब्जर्वर्स। और मुझे क्या लगता है सर, मैंने भी ये काफी सुना कि आपने उनसे बात क्यों नहीं की एक्सेट्रा। मुझे नहीं लगता कि जो ये एलिमेंट्स है जो ऐसे खालिस्तानी मतलब सिख लोगों के अगेंस्ट ऐसे डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं या फिर मास ट्वीट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो तो हमने दिखा दिया है। अब उनका रिएक्शन लेना वो आई थिंक इट्स डिबेटेबल। मुझे नहीं लगता कि कपिल मिश्रा का इस पे कोई रिएक्शन लेने की वैसे जरूरत थी। बेसिक इसमें लाइन यही है, जो चीजें वहां थी वो तो खैर हमारे पास ऑन रिकॉर्ड फर्स्ट हैंड थी, और ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन था। इस बिल्कुल सही बात है कि ये एक तरह का इसे पूरी तरह से ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये कोई हार्डकोर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दूसरे पक्ष का भी वो शामिल करना बहुत उसकी कोई मजबूरी थी। एनीवे, तो मुझे और ये एक और सर एक और चीज बोलना चाहूंगा कि लोग बोल रहे कि हाँ ये तो कोई सीक्रेट ग्रुप था नहीं, तो हमने तो कभी बोला ही नहीं कि वो सीक्रेट ग्रुप है। हमने तो बोला कि हमको ऐड किया गया, वो ओपन ग्रुप है, सबके सब कोई भी जाके देख सकता है। इसको इस लिहाज से भी देखिए कि ये कोई सीक्रेट ग्रुप नहीं था। Exactly. इतने ओपन तरीके से वही सारी चीजें हो रही थी जिसके लिए दिशा रवि को जेल में जाना पड़ रहा था। क्योंकि दिशा रवि का भी कोई कुछ सीक्रेट नहीं था, सब कुछ ओपन था, पब्लिक में था, लेकिन उसको साजिश बताया जा रहा है। और एक जगह जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आप हेट को प्रोपेगेट कर रहे हैं, लोगों को नफरत फैला रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं, फेक न्यूज जैसी चीजें भी उसमें। और दूसरा, अगर डिग्निटी के लिहाज से देखें तो वुमेन डिग्निटी के लिहाज से इतनी घटिया तरह की चीजें वहां पे कही जा रही थी, चाहे वो ग्रेटा हो या दिशा हो, तमाम महिलाएं जो भी। तो उन सब चीजों को रहते हुए भी आप कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तो नहीं बड़ी बात है तो फिर इसको उतना तूल देने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करिए। और हाँ, एक और बात है कि आई थिंक रिपोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी और इतना इम्पैक्ट रहा रिपोर्ट का, क्योंकि हम लोग जब मीडिया में काम करते हैं और या पत्रकारिता करते हैं तो हमारा एवरीडे बेसिस पे एक्सपोजर रहता है इन सब चीजों को लेके। आईटी सेल क्या सामान बना रही है, कैसे तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। पर जो एक अधिकांश तबका है ऑनलाइन, उन्हें ये रियलिटी पता ही नहीं है कि किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को व्हाट्सएप से न्यूज मिलती है या सोशल मीडिया से मिलती है जो है, वो उसी चीज को सच्चाई भी समझते हैं। तो आई थिंक उस एंगल में भी रिपोर्ट की काफी इंपॉर्टेंस है कि किस तरह से इस तरह का इकोसिस्टम एक ऑल्टरनेट रियलिटी बनाता है। और ये बिल्कुल चित्रांशु ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो वो अकाउंट किसका है, वो एक मेथोडोलॉजी का अकाउंट है, राइट, कि कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। जैसे एक लिंक अगर आपने डॉक्यूमेंट में डाल दिया और उस पर क्लिक कर दिया तो आपका ट्वीट तैयार होकर आप ट्वीट कर सकते हो। तो ऐसे हजारों अकाउंट्स कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं, नैरेटिव बना सकते हैं। फिर हमारी न्यूज मीडिया भी वही नैरेटिव उठा के न्यूज चलाता है। तो आपको पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे वो रिपोर्ट को, तो वो एक एक्सप्लेनर भी है एक तरीके से कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है, राइट। और ये हमको पता नहीं था, मतलब ये आई थिंक हमको पता था, बट जस्ट जनरल पब्लिक को पता नहीं था कि अरे मेरे फोन पे व्हाट्सएप पे ये जो पोस्ट आया वो यहां से आया था, राइट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एस्टेब्लिश करना। तो चर्चा की शुरुआत हम औपचारिक रूप से करें, तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि मेघनाथ एक बार जो विषय हैं एक बार सरसरी तौर पर आप उनका जिक्र कर दें। जी, इस वीक की हेडलाइंस है, केंद्र सरकार ने एक नया नियम लाया है सोशल और डिजिटल मीडिया को और ओटीटी मंचों को पर निगरानी बढ़ाने के लिए, और इसका दुरुपयोग कोट अनकोट रोकने के लिए कुछ दिशा और निर्देशों की घोषणा हो गई है। इस पर हम बात करेंगे। चित्रांशु भी हमारे साथ है, वो भी ये इशू को काफी स्टडी करते हैं। तो इस बार का चर्चा का फोकस एक तो ये होगा, और दूसरा चर्चा का विषय ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा एक घमासान युद्ध हो गया है फेसबुक और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाया है जिसमें ये बोला गया है कि जो कंटेंट उनके यहाँ पर पब्लिश होता है न्यूज प्लेटफॉर्म से, उनको कुछ रेवेन्यू देना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि फेसबुक की एड दिखा के कमा रही है, उसका कुछ शेयर न्यूज प्लेटफॉर्म्स को भी जाना चाहिए। पर इसमें काफी न्यूआंसेस है जो चित्रांशु ने उसके एक्सप्लेनर में भी बताया है, उस पर हम और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। और एक और चीज इसी से रिलेटेड थी कि फेसबुक ने उनके प्लेटफॉर्म पर न्यूज दिखाना बंद कर दिया था, आई थिंक 5-6 दिन पहले, पर अभी उन्होंने वो रिस्टोर कर दिया है।
आई थिंक वो थोड़ा सा उनका बैकलैश भी काफी हुआ उसकी वजह से। तो वो ये इस पर हम बात करेंगे बिल्कुल। और एक खबर ये है कि पिछले साल फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों को अभी 1 साल हो चुका है। दंगों में मारे गए और 53 लोगों के सिलसिले में 38 लोगों पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। वहीं अभी तक सिर्फ 17 मामलों की ही कोर्ट हियरिंग अभी तक हो पाई है, पर बाकी काफी जेल में भी है। और सर काफी फिगर्स है ना इसमें। मतलब अभी बेल नहीं मिली है, अभी भी जेल में है एक्सेट्रा। और काफी लोगों पे यूएपीए भी लग चुका है, जिसका मैंने भी एक एक्सप्लेनर किया था और हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। राष्ट्रीय राजधानी के अदालत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंधित जो टूल किट का जो मामला था, उसमें जो आरोपी जिसको गिरफ्तार किया था, जो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है दिशा रवि, उनको जमानत दे दी है। तो उस पर आई थिंक आपने लास्ट वीक उस पर चर्चा की थी। देश में कोरोना के टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और कई रोगों से ग्रस्त जो लोग हैं, जो 45 साल से ऊपर है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और एक उससे ही रिलेटेड न्यूज है कि महाराष्ट्र में अभी फिर से लॉकडाउन शुरू होने की खबर आ रही है। वहां पर केसेस की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और आई थिंक दिल्ली में भी सर स्पाइक दिख रहा है, राइट? हाँ, दिल्ली में भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले कल से। दिल्ली में एक स्पाइक दिख रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, 90 हो चुकी है। 90 अभी दिल्ली में 90 है, पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो 100 पार कर चुकी है। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि रॉबर्ट वाड्रा साइकिल उठा के काम पे जा रहे थे, पर मैं तो सोच रहा था कि वो काम है कहाँ उनका? ऑफिस कहाँ है यार? मतलब कहाँ जा रहे हो आप? काम करते क्या है रॉबर्ट वाड्रा? एग्जैक्टली, आई मीन मैं तो वही सोच रहा था कि ठीक है, और रॉबर्ट वाड्रा गोइंग टू वर्क ऑन अ साइकिल, उनके पीछे पूरा इतना पतंगड़ लगा हुआ था, जाते कहाँ है? जो लोग साइकिल चलाते हैं उन्हें एक पिटीशन शुरू करनी चाहिए कि कृपया करके रॉबर्ट वाड्रा साइकिल को बदनामी ना दिलवाएं। चित्रांशु को बहुत हर्ट हो रहा है क्योंकि वो एक है ऐसे जो साइकिल से आते हैं ऑफिस में। एक चीज और है, एक बड़ी इसमें मुहिम शुरू हो गई है कि दिल्ली या इस तरह के बड़े शहरों में साइकिल ट्रैक की मांग शुरू हो गई, जो कि बड़ी जेन्युइन मांग है। अगर साइकिल ट्रैक सेफ हो तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं रोजाना की आवाजाही में। 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के दायरे में जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिहाज से एक इंटरेस्टिंग ये है कि अगर सेफ साइकिल ट्रैक हो, क्योंकि अभी तो ये है कि साइकिल ट्रैक है ही नहीं है। बिल्कुल। मुझे अतुल, क्योंकि आप भी यूपी से हैं तो आपको पता होगा, ये अखिलेश के समय जो है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, नोएडा लखनऊ में काफी साइकिल ट्रैक बने थे। लखनऊ नगर में और नोएडा में वो सब साइकिल ट्रैक का तो अब कुछ है नहीं, वहाँ मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चलती हैं, पार्किंग लॉट बन गए। तो एक वो भी है कि साइकिल ट्रैक बन भी जाते हैं किसी तरह से तो वो उनका इन्फोर्समेंट होता नहीं है। और बिल्कुल। इसी से रिलेटेड पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद उसकी देखरेख। एक छोटी सी मजे की मुझे याद आई, स्टोरी याद आई। मैं जब जर्मनी गया था अभी 2 साल पहले, तो वहां पर साइकिल ट्रैक बहुत सीरियसली लेते हैं। वहां पर एक ऑब्वियसली वो फुटपाथ होता है, उसके बीच में से एक साइकिल ट्रैक जा रहा है, यूरोप में सब जगह पे। और अगर आप एक पेडेस्ट्रियन हो जिन्होंने उस पर थोड़ा सा भी कदम रखा तो आजू बाजू के लोग करने लगते हैं। मैंने क्या हो गया, तो वो बोलते कि अरे नहीं ये साइकिल वाला ट्रैक है, उसको खाली रखो। तो बहुत सीरियसली लेते हैं। अवेयरनेस का लेवल जो होता है ना, इससे बहुत सारी चीजें पटरी पर रहती है। मतलब हर चीज केवल कानून बना के और बोर्ड लिखवा देने, साइन बोर्ड से नहीं होता। लोग अगर उसको इस्तेमाल करें। एक और इंटरेस्टिंग खबर है जिसको हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा उस पर बातचीत करें, और उसके बाद फिर हम अपने मुख्य बात उस पे विषय पर आएंगे। एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, बहुत पुराना, मशहूर था अहमदाबाद में, मोटेरा सरदार पटेल स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और उसमें कल परसों एक टेस्ट मैच भी हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच। 5 दिन होना था, लेकिन 2 ही दिन में खत्म हो गया मैच। कैसे खत्म हो गया? 2 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि ये कहा गया, उस पर बहुत सारे मीम्स है जो मेरे दिमाग में मैंने देखा
एक तो ये कहा गया कि सारा ध्यान तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाने में लगा दिया सरकार ने, पिच बनाना भूल गई। वो जो पिच था, इतनी खराब पिच थी कि 4 पारियां उसकी 2 दिन में निपट गई, 1.5 दिन में। तो एक तो ये, दूसरा ये था कि चूंकि उद्घाटन ही अमित शाह ने किया था, तो उसके बाद इंग्लैंड के लिए करने को कुछ खास बचा नहीं था वहां पे। में एक और मजेदार बात ये भी है कि अभी जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, हाँ, तो अगर इंडिया ये सीरीज 2-1 से जीत जाती है तो हाँ, इंडिया जो टेस्ट सीरीज आई थिंक फिनाले उसका लॉर्ड्स में है इंग्लैंड में, उसमें तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी। हाँ, तो एक वीडियो था जब स्टेडियम इनॉग्रेट हुआ, जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं शायद, तो हाँ, उन्होंने एक ये है क्योंकि अब सौरभ गांगुली की बीमारी की वजह से प्रेसिडेंट का भी वही संभाल रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने वीडियो में बोला था कि हमारा प्राइमरी मोटिव तो यही है कि जो है कि इंडिया फिनाले में कैसे पहुंच सके। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अमित शाह वहां गए ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिया किसी भी तरह से जीत जाए, और क्योंकि अमित शाह पहुंच गए इसीलिए 2 दिन में खेल समाप्त हो गया। लेकिन एक सीरियस चीज थी इसमें, मैं चित्रांशु और मेघनाथ दोनों आप लोगों की राय जानना चाह रहा हूँ। ये नाम रखने को लेकर बड़ी बहस हुई कि नरेंद्र मोदी का नाम कैसे हो सकता है, प्रधानमंत्री रहते हुए अपने जीते जी उन्होंने नामकरण करवा दिया। राहुल गांधी विपक्ष के जो नेता उन्होंने भी इस पर चुटकी ली। लेकिन यह तो परंपरा है हमारे यहाँ, तो तमाम इस तरह के जितने भी पब्लिक यूटिलिटीज के जगह हैं उन पे किसी न किसी नेता के नाम पे करने की परंपरा रही है। तो नरेंद्र मोदी का नाम रखने को लेकर ये इतनी दिक्कत क्यों हो गई है लोगों को? इसमें एक चीज तो ये भी है जो कि रवीश जी ने भी अपने शो पे बोला, जो है उन्होंने काफी पुराना 2-3 साल पुराना ट्वीट निकाला। आई थिंक 2-3 साल पुराना भी, 2014 का ट्वीट था, जब कोई भाजपा के एक नेता थे, उन्होंने बोला था कि कैसे हमें स्कूलों में नरेंद्र मोदी की जो नरेंद्र मोदी का जो जीवन है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उस पे नरेंद्र मोदी ने फिर ट्वीट किया था कि हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो कि इंस्पिरेशन देते हैं, तो हमें उनके बारे में बात करना चाहिए, और उन्होंने एक तरह से अपने आप को साइडलाइन कर दिया था। तो ये क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल इमेज है पूरी, कि मैं तो इतना स्ट्रगल करके आया हूं ऊपर तक, और मैं अपने बारे में नहीं चाहता हूं कि लोग बात करें। तो ये नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी एक छवि बनाई थी कि मैं इन सब चीजों से ऊपर। तो एक तो इस चीज को लेके भी जो है काफी क्रिटिसिज्म वैलिड है कि उन्होंने जीते जीते ही जो है, और ये तो एक तरह से आप देख ही सकते हैं, मतलब लोग बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप नहीं किया, पर बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वही अमित शाह के बेटे हैं, स्टेडियम है भी गुजरात में। तो ये काफी डिफिकल्ट होगा आर्गुमेंट बनाना कि ये नरेंद्र मोदी जी के बिना इंफॉर्मेशन या बिना कंसेंट, वो तो खैर माना ही नहीं जा सकता कि उनकी जानकारी के बिना हो। और दूसरा ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि पहले भी हुआ है, तो आई थिंक अगर ये पहले भी हुआ है, एक तो वो काफी वीक आर्गुमेंट है, क्योंकि भाजपा का यही आर्गुमेंट रहा है कि पूरी देश में जितने भी हैं वो नेहरू गांधी परिवार पे हैं। तो अगर आपकी पूरी राजनीति ही उसी बात पे रही है कि हम उस चीज के अगेंस्ट हैं, और आप फिर वही खुद चीज कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस ही क्या हो गया? मतलब लोग बोलते हैं कि बीजेपी का एक तरह से कांग्रेसाइजेशन हो गया है। तो ये मुझे लगता है उस पर्सपेक्टिव में ही देखना चाहिए कि किस तरह से, मतलब आप अपनी बातों से दूर हट रहे हैं, अपनी ही ब्रांडिंग करना चाहते हैं। इसमें एक और भी लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि किस तरह से जब मायावती ने अपने लिए लखनऊ में और नोएडा में पार्क बनाए, तो मुझे लगता है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर आप दलित नेता हैं और अगर आप समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं, जैसे कि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मेरे खुद ही के परिवार में बहुत लोगों ने ऐसे बोला है कि जो है देखो मायावती ने कैसे पार्क बनाया, बट वो हमें वो उसके थोड़ा अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप समाज के ऐसे तबके से आते हैं जिसे गाँव में कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया जाता है, स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, तो अगर आप एक दलित नेता आते हैं, एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, और एक आप पब्लिक स्पेस को ओन करते हैं, तो उसका जो महत्व है वो काफी दूसरा रहता है। अगर आप एक दलित महिला हैं, अगर आपको स्कूल में मतलब आप स्कूल नहीं जा पाए, आपको समाज के हर एक लेवल पे शोषण होता है, प्रिविलेज ग्राउंड से आते हैं और आप एक तरह के तो वो भी मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है, क्योंकि वो मैंने देखा कि ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत जगह ये हो रहा था कि लिबरल्स ने कुछ नहीं बोला जब मायावती ने स्टैचू बनाई थी, तो वो भी एक थोड़ा अंतर करना मुझे लगता है वो जरूरी है। काफी दिलचस्प पॉइंट चित्रांशु ने कहा। मेघनाथ, आपकी क्या राय है इस मामले में? मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि एक तो पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रहने वाला है। जब वो प्रेसिडेंट ने जब वो प्लैकार्ड जब रिवील किया तब उस पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम लिखा हुआ था।
फिर बाद में एक न्यूज़ स्प्रेड हुआ कि सरदार पटेल स्टेडियम जो नाम था उसको रीनेम करके नरेंद्र मोदी कर दिया। तो काफी राइट विंग से भी लोग थे जो ट्विटर पे बोलने लगे कि ये फेक न्यूज है, कोई स्टेडियम को ऐसे नाम नहीं दिया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि ये चित्रांशु से ही बात आगे अगर ले जाए तो, क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी ने अभी तक जो इमेज बनाई थी वो यही थी कि नहीं, मेरे नाम से कुछ होने नहीं वाला है, मेरे नाम से कुछ होता नहीं है, ये सबके लिए, सबका विकास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ जो राइट विंग के लोग थे उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सही में है क्या, राइट। फिर बाद में एक और बहुत ही मजेदार चीज हुई कि किसी ने बोला कि एक एंड उसका रिलायंस एंड है और एक एंड अडानी एंड है। तो लोगों ने वो शुरू कर दिया, फिर बोला कि हाँ हाँ बहुत अच्छा जोक है, पर एक्चुअली है। मतलब वो जो फिर मैप जब बाहर आया वो उसका, तो एक एंड पिच का अडानी एंड है और एक एंड पिच का रिलायंस एंड है, और फिर वो जो जोक था वो भी सच निकला। तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी स्प्रेड हुआ था उसकी वजह से। और जो नाम देने की बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगली लगता है, लाइक अंदर से थोड़ा सा अगली लग रहा है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में मोदी जी काफी जगह जाके इनॉग्रेशंस कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के। एक तो वो टनल गए थे, अटल टनल गए थे, फिर वो दल लेक में जाके वहां पर भी इनॉग्रेट किया, गुजरात में सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया, और हर जगह पे कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे कोई था भी नहीं आजू बाजू में, बस हाथ मतलब वेविंग कर रहे, दिखा रहे कि फोटो आप। मुझे लगा कि इसमें क्यों नहीं गए, मतलब वो इसका मतलब है कि इतना बड़ा। हाँ, और तो सब लोग बोल रहे थे कि इनका बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत सालों से इस पर काम कर रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी गए क्यों नहीं, मतलब इनॉग्रेट करने। तो मुझे ना ये बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि एक तो ये भी अभी दिखाई दे रहा है कि ये गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनको क्या देखे, क्या सोचे, क्या समझे, कैसे जज करे। और ऊपर से एक्चुअली उनके सपोर्टर्स बोल रहे थे कि हाँ बर्नॉल लग गया लिबरल्स को, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अडानी और अंबानी का भी नाम डाल दिया है, इसका मतलब फार्मर्स प्रोटेस्ट को हटाया जाएगा। मतलब कुछ भी लॉजिक लग रहा है एक तो। ये सारी मतलब दोनों चीजें, अब इस मुद्दे के ज्यादातर जो पहलू हैं वो चित्रांशु और मेघनाद आप लोगों ने बता दी हैं। मैं बस दो चीजें इसमें और जोड़ के अपनी बात को, एक तो ये कि प्रधानमंत्री के नाम रखने से जो उसमें गड़बड़ियां हो सकती थी उसका जिक्र चित्रांशु ने किया कि भाई आपका जो पूरा हमेशा का स्टैंड रहा है कि आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने को अपने से भारत रत्न दिया, जबकि उसमें भी एक सच्चाई नहीं है, उसमें भी एक कहानी है। वो कहानी अगर यहाँ पर कहने का उतना थोड़ा सा समय नहीं है, वरना उसको भी कहा जा सकता, बताया जा सकता है, वो बात का विषय है। मोदी के नाम पे रख भी दिया गया, लेकिन सबसे जो मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पर लगा कि एक देश का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा, जिसके ऊपर पहले से ही बहुत सारे आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो कुछ खास कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रहा है, और वो आदमी अपने नाम से एक स्टेडियम का नामकरण करवाता है और उसमें अपने दो क्रोनीज के नाम के एंड रख देता है। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी चीज से एसोसिएट हो सकता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री किसी स्टेडियम में दो देश के सबसे उन क्रोनी या कैपिटली या कॉरपोरेशंस के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। मतलब वो एक अपने आप में बहुत बदसूरत सा तस्वीर है कि एक तरफ उनके रिलायंस खड़े हो, दूसरी तरफ अडानी। नहीं पर सर मेरा वही पॉइंट था कि बेसिकली अब मुझे लगता है कि अभी बीजेपी को लग रहा है कि उनसे एसोसिएट होने से बेसिकली इनका कोई इमेज का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ये एक्चुअली प्राउडली बता रहे हैं एक तरीके से कि हाँ है ये हमारे कॉर्पोरेट डोनर्स, या फिर इस तरह से कहते बहुत बेशर्मी से बीजेपी इसको एग्जैक्टली, लेकिन ये सही बात नहीं है। और दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम वाला वो है कि पूरी पार्टी का लगातार ये स्टैंड रहा है, कम से कम नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने जिस तरह से सरदार पटेल, अंबेडकर, इस तरह के लोगों को अडॉप्ट करने की जो पूरी पॉलिसी रही है, उसकी हिपोक्रेसी भी एक तरह से सामने आई है कि आपने नाम बदलने के लिए किसका नाम चुना, सरदार पटेल का नाम चुन लिया। मतलब उस सरदार पटेल जिसके नाम पर आप लगातार कह रहे थे कि अन्याय हुआ अन्याय हुआ अन्याय हुआ, और आपने उनके साथ खुद एक अन्याय कर दिया। आप एक नया स्टेडियम बना सकते थे, उस पर नाम रख सकते थे, इसमें तमाम और ऐसी चीजें थी जिसका नाम नरेंद्र मोदी अपने नाम पर रख सकते थे, कुछ और कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सरदार पटेल को, तो वो एक हिपोक्रेसी जो है वो भी सामने सर इसका एक जस्टिफिकेशन आया है वैसे
कि उनका कहना है कि जो वो स्टेडियम है वो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है जहां पर और भी बिल्डिंग्स है, और उसका नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब बन रहा है, पहले तो केवल स्टेडियम था। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली वो स्टेडियम था और उसी का नाम सरदार पटेल था। अब और वो आप तो उसको नरेंद्र मोदी के नाम मोदी जी को भी पता है कि खेला तो वहां क्रिकेट ही जाएगा, तो और लोग भी ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का खेल में क्या योगदान है। भाई किसी का खेल में क्या योगदान रहा है, राजीव गांधी से लेकर नेहरू तक और गांधी इंदिरा गांधी तक, ये वो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े खिलाड़ी तो नेहरू गांधी मोदी जी है ही है। सर मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये 2 दिन में जो मैच खत्म हो गया ना, मुझे एक तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, क्योंकि मैं क्रिकेट से तो रुचि रखता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर देखना चाहता था कि अगर हम जीत गए तो क्या होता है और अगर हम हार गए तो क्या होता है, मतलब क्या रिएक्शंस आते हैं, वो दिन में क्रेडिट किसको जाता है। और पहले दिन में मैच में वहां पर जहां पे गेंद गिर रही थी, जहां पर पैर पड़ रहे थे पिच पे, वहां से धूल उड़ रही थी, इतना ज्यादा डस्टी था वो। ओह वाओ। तैयारी नहीं, और बॉल ऐसा घूम रही कि मतलब शुरुआत का 4th इनिंग देख के आदमी माथा पीट ली, ये टेस्ट क्रिकेट हो रहा है। शुरुआत की 3 गेंद फेंकी गई, तीनों पर विकेट गिर गया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि अगला मैच भी सेम स्टेडियम में होगा, अगर इंडिया 3-1 से सीरीज जीत जाती है तो जितने भी न्यूज चैनल वाले एंकर हैं वो तो चला देंगे हेडलाइन, वही इस तरह से अमित शाह के योगदान से भारत पहुंची फिनाले में। 12वां खिलाड़ी, 12वें प्लेयर थे अमित शाह भारतीय टीम के। तो मेरे ख्याल से हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो नई टेक पॉलिसी बनाई है, वहां की संसद ने पास किया है। गूगल माना जा रहा है, हालांकि उस पॉलिसी में सरकार ने जो एक्ट पास किया है उसमें कहीं गूगल या फेसबुक का नाम नहीं है, लेकिन बिग टेक कंपनियों के उस पूरे प्रोसेस के अगेंस्ट है, जिसके तहत वो कोई न्यूज कंपनी, मीडिया हाउसेस के कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसका एक हिस्सा अब इन बड़ी कंपनियों को, तो जाहिर सी बात है दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनी है फेसबुक और गूगल, उनको इस अपने रेवेन्यू का एक हिस्सा इन कंपनियों से शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो जनरेट ये कंपनियां करती हैं एज आप समझिए कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म के तौर पे उस कंटेंट का इस्तेमाल करके ये लोग पैसा बनाते थे और ये वो। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बहस बहुत लंबे समय से थी चित्रांशु। तो थोड़ा सा इस पॉलिसी के बेसिक्स के बारे में थोड़ा और क्लैरिटी के साथ अगर आप हमारे श्रोताओं को बता सकें कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। लंबे समय से हम सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में रूपर्ट मोर्डोक की जो कंपनी है और जो कुछ बड़े मीडिया हाउसेस थे वो इसके लिए लॉबिंग कर रहे थे कि भाई ये जो कंटेंट हम तैयार करते हैं और उसको एग्रीगेट करता है केवल गूगल और वो उससे पैसे बनाते हैं, तो इसमें हम कुछ चाहिए होगा। तो बताइए जी। तो पहले तो आई थिंक कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इससे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है इसमें। ये क्योंकि ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि नया लेजिस्लेशन या नया लॉ हो गया। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का जो कंपटीशन अथॉरिटी है, ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन कंज्यूमर कमीशन, उनको 2017 में ही बोला गया था, जो उस समय के ट्रेजरार थे जो है, कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्वायरी करिए कि किस तरह से जो लार्ज प्लेटफॉर्म है फेसबुक, गूगल इत्यादि, उनका क्या इम्पैक्ट है मीडिया इकोसिस्टम पे, बाकी का जो लार्जर कंटेंट इकोसिस्टम है उस पे। तो ये जो काम है पिछले 3 साल से चल रहा है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत लोग भी बोल रहे थे कि एकाएक ऐसा अचानक से बिग टेक को लेके जो फेसबुक, ट्विटर, गूगल जैसी कंपनियां, उनको रेगुलेट करने के लिए जो है जो सरकारें हैं वो अचानक से रुचि दिखा रही हैं। तो ये जो इंक्वायरी थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्वायरी, ये 2017 में शुरू हुई थी। पिछले 2020 के दिसंबर में ये ऑस्ट्रेलिया का जो पार्लियामेंट है वहां पहुंची, और इनफैक्ट कल जो है ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में जो ये न्यूज मीडिया बार्गेन कोड नाम है लेजिस्लेशन का, ये अब लॉ बन गया है, पास हो गया है। जब मैंने एक्सप्लेनर किया था तब सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हुआ था, पर कल जो है ये पार्लियामेंट में ये लॉ जो है पारित हो गया, तो ये अब लॉ है। अब इसमें जैसे आपने सवाल पूछा कि इसकी जरूरत क्या है, एक तो आई थिंक बहुत लंबे अरसे से जो आप देखेगा, जो मतलब 2010 से लेके 2015-16 तक जब जो प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल, फेसबुक, वो काफी तेजी से बढ़े, और उस समय इतनी तेजी से बढ़े, एक जैसे सिलिकॉन वैली की कंपनी का जो मोटो होता था वो होता था मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। अब इसका हिंदी रूपांतर तो ये हुआ कि मतलब कि आप कंपनी की ग्रोथ देखते थे, और उस समय क्योंकि
जो रेगुलेटर्स थे, जो सरकार में थे, उन्हें भी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे बिग टेक काम करता है। इनफैक्ट अगर आप यूएस में देखें, जहां फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये तीनों कंपनियां जो है अमेरिका की हैं, अगर आप अमेरिका में 2-3 साल पहले की जो कांग्रेशनल हियरिंग होती है वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसकी हियरिंग तो क्लोज्ड होती है, बट उनके यहाँ जो सेनेट कमेटी होती है वो लाइव स्ट्रीम होती है और वो देख सकते हैं। उसमें भी आप देखिएगा कि जो अमेरिका के जो लॉ मेकर हैं या सेनेट में हैं, वो भी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो अभी हाई स्कूल में भी बच्चा हो वो भी बता सकता है कि इस सवाल का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। तो काफी लंबे समय तक ना तो सरकार को पता था, ना तो रेगुलेटर्स को पता था कि बिग टेक या फेसबुक या गूगल जैसी कंपनियां काम कैसे करती हैं। और क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि काम कैसे करती हैं, तो वो कभी भी उसका इम्पैक्ट नहीं देख सकते थे। बट पिछले 2-3 साल में क्योंकि कंपनी इतनी तेजी से बढ़ी हुई है और उनका इतना इम्पैक्ट रहा है, स्पेशली डेमोक्रेसी और मीडिया इकोसिस्टम को लेके एक खास रुचि जागी है। स्पेशली अब हम न्यूज मीडिया के बारे में बात करते हैं। अब आप जैसे मान लीजिए 3 तरह की मीडिया होती है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, डिजिटल मीडिया हो गई और प्रिंट मीडिया हो गई। काफी कन्वेंशनली बहुत लंबे समय तक, आप मान लीजिए डिजिटल तो फिर भी नया आया है, अखबार और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में जो प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर होता था, जहां से आमदनी आती थी न्यूज पब्लिशर्स को, वो एड से आती थी। क्योंकि आप जैसे हम पेपर जो खरीदते हैं वो 5 या 6 रुपए का पेपर आता है, हिंदू अब 10 रुपए का हो गया है। आपको पेपर बनाने की जो कॉस्ट होती है वो होती है जो है 10-15 रुपए। तो वो न्यूज़पेपर बनाने का जो या न्यूज गैदरिंग का कॉस्ट होता है वो पूरा एड से सब्सिडाइज होता है। तो डिजिटल में, एक तो डिजिटल जैसे ही आया तो जैसे न्यूज लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजेशन थी, हमें बहुत फायदा मिल गया, क्योंकि कन्वेंशनली जो है आप अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, आपको सैटेलाइट से मतलब अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग करना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट में है तो आपको डिजिटल एक प्रिंटिंग प्रेस चाहिए होगा। बट जिस तरह से फेसबुक और गूगल शुरू में आए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो पूरा रेवोल्यूशनाइज हो गया। जैसे न्यूज लॉन्ड्री शुरू हुआ 2012 में, हम अपनी खबरें कर पाए, हम इतनी जल्दी से और ग्रो कर पाए क्योंकि एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जब शुरू में फेसबुक और ट्विटर आए तो वो काफी हेल्प हुआ उन्हें, छोटे जैसे न्यूज लॉन्ड्री जैसे या और जो डिजिटल इकोसिस्टम है, क्योंकि एक तो हमारी वेबसाइट थी, दूसरी जो फेसबुक और ट्विटर और गूगल पे इतनी तेजी से ज्यादा लोग आ रहे थे, उस ऑडियंस का यूज न्यूज पब्लिशर्स भी कर सकते थे। बट ऑब्वियसली अब जब फेसबुक और ट्विटर या गूगल इन और या जो भी बिग प्लेटफॉर्म हो या लार्ज प्लेटफॉर्म पे हो, उनका मकसद था ज्यादा यूजर या ज्यादा लोग इकट्ठे करना और कैसे उनको इंगेज करना। उनका मकसद ये कभी नहीं था कि हम जर्नलिज्म को कैसे हेल्प कर सकें। वो बोलते रहते हैं अपने पीआर में और अपनी कम्युनिकेशन में दैट वी वांट टू सेव जर्नलिज्म, बट वो प्राइवेट कंपनी है, उन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है और उनका रेवेन्यू आता है एड से। तो पिछले 10 साल में हुआ क्या है, स्पेशली डिजिटल में, जो भी एड रेवेन्यू आता है डिजिटल में या इंटरनेट में, उसका 60 से 70% रेवेन्यू वो गूगल और फेसबुक के पास जा रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर 6 साल या 7 साल पहले अगर कोई डिजिटल न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन था, उसको जो रेवेन्यू आ रहा था, जो टोटल इंटरनेट रेवेन्यू था, उसमें उसको गूगल और फेसबुक से शेयर नहीं करना पड़ रहा था। पर आज के समय पे अगर 10 रुपए मान लीजिए इंटरनेट पे टोटल रेवेन्यू बनता है, उस 10 में से 6-7 रुपए तो गूगल और फेसबुक पे ही चला जाता है, के पास चला जाता है। उसके बाद का जो हिस्सा बचता है वो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बहुत। तो एक तो जो सबसे बड़ा नीड था लॉ का, जो कि लोग बोल भी रहे हैं, ये इसलिए हुआ है कि कन्वेंशनली जो मीडिया का जो मॉडल था वो एड पे आधारित था। वो एड का रेवेन्यू पूरा फेसबुक और गूगल और ट्विटर पे जा रहा है। तो उस वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि फेसबुक और गूगल को कुछ भागीदारी देनी चाहिए रेवेन्यू में या उसमें। एक वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा एक कारण ये है कि क्यों न्यूज प्लेटफॉर्म्स ऐसा बोल रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे ये तो मेरा पर्सनल अनुभव भी है। जब मैं न्यूज लॉन्ड्री में करीब 4 साल में हूँ, मुझे अभी 4 साल हो गए। मुझे अभी भी याद है जब 2015-16 की बात थी, तो उस समय फेसबुक स्टैब्लिश हो गया था इंडिया में, पर तब भी काफी उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वीडियो से और उससे। तो क्योंकि फेसबुक से जो ट्रैफिक आ रहा था वो इतना ज्यादा था और फेसबुक की रीच इतना ज्यादा थी, तो पब्लिशर्स वही करना चाहते थे जो फेसबुक पे चले।
जैसे 4 साल पहले पिवट टू वीडियो की बहुत बात हुई थी, तो आपको याद होगा कि जितने भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से सब 2-2, 3-3 वीडियो मिनट बनाने वीडियो बना रहे थे, क्योंकि फेसबुक अपनी एल्गोरिदम में वीडियो को प्रमोट कर रहा था, क्योंकि उन्हें यूट्यूब से compete करना था, उनके पास वीडियो था नहीं। फेसबुक वॉच और IGTV फेसबुक वॉच, अब तो फेसबुक वॉच भी चला गया। तो इस तरह के काफी एल्गोरिदम चेंज हुए हैं फेसबुक में, और वो एल्गोरिदम चेंज जो है मीडिया ने, क्योंकि उस समय मीडिया को इतना ट्रैफिक आ रहा था फेसबुक से, उतना रेवेन्यू आ रहा था, उस समय मीडिया ने कुछ नहीं बोला। वीडियो के समय काफी सारी कंपनीज ने वीडियो बनाए, ट्रैफिक बटोरा, एड रेवेन्यू बटोरा। फिर उसके बाद जब फेसबुक ने अपने एल्गोरिदम में एंगेजमेंट बढ़ाया, तो काफी एक तरह का मिस इन्फॉर्मेशन, काफी तरह का नेगेटिव कंटेंट लोग करने लगे, जो है क्लिक बेटी कंटेंट करने लगे। और धीरे धीरे आप देखिएगा, क्योंकि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए न्यूज भी एक हेडेक हो गया है, तब उन्होंने अभी 2-3 साल पहले ये किया कि हम न्यूज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, हम जो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला कंटेंट है उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। तो एक तरह से, क्योंकि फेसबुक और गूगल की मोनोपोली इतनी ज्यादा थी और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिपेंडेंट थे जो है, अब हुआ क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को ये लग रहा है कि हम तो बिहोल्डन है कि जो भी एल्गोरिदम चेंज होगा। तो एक दूसरी चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं रैप अप करूंगा, जो कानून में है, एक तो पैसे देने की बात है, ये दूसरा उसमें कानून में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कुछ भी एल्गोरिदम चेंज कर रहे हैं फेसबुक या गूगल, जो कि न्यूज इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, तो वो एल्गोरिदम चेंज जो है 1 महीने पहले न्यूज पब्लिशर्स को बताना है ऑस्ट्रेलिया में। जो कि मेरा जो निजी राय है, मेरा मानना है कि ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि कंपनीज तो रोज एल्गोरिदम चेंज करती रहती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। बट मुझे लगता है वो रेगुलेटर्स और कंपनी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम ये चेंज अपने एल्गोरिदम में करते हैं और इससे ट्रैफिक जो है वो न्यूज पब्लिशर्स का आधा हो जाएगा, तो हमें न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को वो देना चाहिए। एक चित्रांश सॉरी, एक छोटा सा इंटरप्शन करूंगा यहाँ पे, ये तीसरे पॉइंट के लिए। आप जो बोल रहे हो कि 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, तो ऐसे भी होगा ना कि बेसिकली अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बता दिया तो वो चेंज वर्ल्ड वाइड होगा या कंट्री वाइड होगा, वो कैसे दिखेगा? अभी तो कंट्री वाइड ही होगा, क्योंकि लॉ तो वहीं पे बना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग। बट आई मीन, जब एल्गोरिदम चेंज करते हो तो ऑब्वियसली लाइक साइट वाइड भी इफेक्ट हो सकता है ना उसका। हाँ, आई थिंक मेघनाथ आपका सवाल सही है। तो आई डोंट थिंक वो लॉ में, अब क्योंकि लॉ काफी वेग भी हो, तो उन्होंने लॉ में ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया है कि अगर वो यूनिवर्सल लेवल पे हो या ऑस्ट्रेलिया लेवल पे हो, ऑस्ट्रेलिया लेवल पे होगा। बट मुझे लगता है काफी टाइम एल्गोरिदम में चेंज उस लेवल पे भी आते हैं कि कंट्री स्पेसिफिक हो। जैसे जो गूगल का जो नया न्यूज पे प्रोडक्ट है, न्यूज शोकेस, जिसके जरिए जो ऑस्ट्रेलिया में जो पब्लिशर्स है उनके साथ डील साइन हुई है, वो अभी कुछ ही कंट्रीज में है, सारे कंट्रीज में नहीं है। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ एल्गोरिदम चेंज कंट्री स्पेसिफिक हो, ना कि क्रॉस वाइड प्लेटफॉर्म में। तो ये जो सॉरी चित्रांशु, ये मैं थोड़ा सा न्यूज शोकेस के बारे में भी पूछना चाहूंगा। तो आपने फेसबुक के बारे में बता दिया, पर गूगल का क्या मामला है फिर? ओके, तो एक तो इसमें ये भी सवाल पूछा जा रहा है, अब तो खैर फेसबुक से भी बात हो गई है कि गूगल और फेसबुक दोनों ने अलग अलग क्यों रिएक्ट किया, जो है कि किस तरह से गूगल ने जल्दी मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया पब्लिशर्स के साथ, उन्हें पैसे दे दिए, जो वहाँ की 3 बड़े बिग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। बल फेसबुक ने काफी नखरे किए और उन्होंने फेसबुक भी ब्लॉक किया, फिर उसके बाद तो इसके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जो इंजीनियरिंग लेवल पे डिफरेंस है या जो प्रोडक्ट लेवल पे डिफरेंस है ना, गूगल का जो मोटो है या जो उनका टैगलाइन है वो है कि वी वांट टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन और समथिंग। तो गूगल एक तरह से उनका जो प्राइमरी पहचान है वो सर्च इंजन की है। तो गूगल जितने भी कंटेंट या जितनी भी लिंक्स बन रहे हैं उन सबको स्क्रॉल करता है गूगल का सर्च इंजन, क्योंकि गूगल का रेलेवेंस या गूगल का जो यूजफुलनेस है वो क्रेडिबल न्यूज पे बहुत निर्धारित है। अगर मान लीजिए मैं कुछ गूगल कर रहा हूँ और मुझे फेक इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है या मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो मैं गूगल यूज नहीं करूंगा। तो उस तरह से गूगल की जो डिपेंडेंसी है ट्रस्टेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पे या क्रेडिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस पे, वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं कुछ गूगल करता हूँ जो पहले के 5-6 रिजल्ट है वो सही, अगर वो सही नहीं है या क्रेडिबल नहीं है तो मैं गूगल यूज करना बंद कर लूंगा। तो इस तरह से गूगल का अलग एक पर्सपेक्टिव है न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को लेके।
तो गूगल हमेशा ज्यादा तत्पर रहेगा जो भी डिमांड्स है न्यूज पब्लिशर्स के वो करने में, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया बोल देती है कि जो है आप या तो आप फॉलो करिए या आप हटा दीजिए सारा गूगल, तो एक तो काफी बिजनेस लॉस होगा। दूसरा, मान लीजिए मैं अगर इंडिया में कुछ सर्च कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का, तो वो भी गूगल नहीं दिखा पाएगा, तो वो काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। वेर एज फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, फेसबुक जो है इंडेक्स नहीं करता है इंटरनेट को या वेब को। फेसबुक का क्या मिशन है? फेसबुक का ये मिशन है कि हमें कम्युनिटी बनानी है, हमें एंगेजमेंट करना है। फेसबुक को फर्क नहीं पड़ता है वो एंगेजमेंट चाहे न्यूज से आ रहा हो, चाहे मिस इन्फॉर्मेशन से आ रहा हो, चाहे ग्रुप से आ रहा हो, चाहे एक तरह से कंटेंट से आ रहा हो। इनफैक्ट जितने भी स्टडीज हुए हैं फेसबुक को लेके, जो भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने किए हैं, ये पाया गया है कि न्यूज से तो उनको एंगेजमेंट आता ही नहीं है। उनको ज्यादा जो एंगेजमेंट आता है वो मिस इन्फॉर्मेशन या जो फेसबुक में ग्रुप्स थे, एक तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स जो इको चेम्बर होते थे, उससे आता था। तो आज के टाइम पे, और फेसबुक ने ये बोला भी है कि हमें सिर्फ 4% ट्रैफिक आता है न्यूज से। तो फेसबुक के लिए एक तरह से तो विन विन है, अगर न्यूज हट जाए उनका एक सबसे बड़ा हेडेक खत्म हो जाएगा। तो एक और चीज इसमें चित्रांशु, चूंकि ये अब एक बड़ी पहल हो गई है ऑस्ट्रेलिया से, और क्योंकि रेवेन्यू का मसला ऐसा है कि पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस इससे इस समय जूझ रहे हैं, तो सबकी कोशिश है कि कोई ना कोई एक ऐसे ऑल्टरनेट सोर्सेज कुछ और खुलें। तो अब अगर इसको इस लिहाज से देखा जाए तो भारत या बाकी दुनिया के हिस्सों में इस तरह की मांग और इस तरह की चीजें, क्या इस तरह के लॉबी ग्रुप इस तरह की डिमांड कुछ काम कर रही हैं? क्योंकि अब ये तो बहुत ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, तो ये अब इसकी मांग हिंदुस्तान में भी कुछ शुरू होगी। तो इस तरह के कोई प्रयास, कुछ कोशिशें, कुछ इस तरह के मतलब सरकार के स्तर पर या मीडिया हाउसेस के स्तर पर भारत में भी और अदर दूसरे देशों में चल रही हैं क्या? देखिए, एक तो पहले तो काफी, अब जैसे जो यूरोपियन यूनियन में काफी बिग टेक को लेके, काफी प्रिवेसी को लेके काफी ऑलरेडी काम चल रहा है। इनफैक्ट न्यूज पे भी वो देख रहे हैं। स्पेन में भी बीच में गूगल न्यूज ने जो है ड्रॉप आउट कर दिया था, तो ये ऑलरेडी चल रहा है। इंडिया की, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो आज ही क्योंकि मेरे घर में इंडियन एक्सप्रेस आता है, जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, आज इंडियन एक्सप्रेस में ये फ्रंट पेज पे है, उन्होंने गूगल को लिखा है कि हमें भी जो है कॉम्पनसेशन चाहिए। तो मुझे लगता है, एक तो जैसे मैंने बोला, बिग टेक को लेके अब काफी इंटरेस्ट है रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट में, उनको रेगुलेट करने की, और होना भी चाहिए एक हद तक, काफी रीजनेबल आर्गुमेंट भी है। दूसरा, आई थिंक इसका रिपल इफेक्ट तो होगा ही, इसीलिए फेसबुक और गूगल जब नेगोशिएट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ऐसे धमकी दे रहे थे कि हम प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसी भी कंट्री में हमने एक बार ये बोल दिया, तो वो फिर डोमिनो इफेक्ट होगा, हमें बाकी के कंट्रीज में भी ये नेगोशिएट करना पड़ेगा, बाकी के कंट्रीज में भी हमें ये मांग करेंगे। तो आई थिंक ये तो होगा ही। अब ये सही है या ये गलत है, वो एक अलग सवाल है, क्योंकि जो ये लॉ बन गया है, इसके जो क्रिटिक है वो बोलते हैं कि एक तरह से ये तो, इससे ना तो बिग टेक की मोनोपोली खत्म होगी, इससे हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का कानून देखें, और इसमें वो रूपर्ट मर्डॉक वाला भी एंगल आ जाता है, अगर आप इसमें देखें, ये किन बेसिकली जो कानून ये बात बोलता है कि या तो फेसबुक और गूगल जो है पब्लिशर्स से खुद डील साइन कर लें कि वो खुद क्या पैसा देंगे। अगर कोई ऐसी डील नहीं साइन होती है, तो एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस होगा, जहां फेसबुक अपना वो लेके आएगा कि हम इतना पैसा दे सकते हैं, और न्यूज पब्लिशर लेके आएगा कि हम इतना पैसा दे सकते हैं, और फिर जो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से आर्बिट्रेट करना है। पर इसमें ये देखिए किस तरह के न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे ये कानून लागू होता है, और जो फेसबुक और गूगल से डील कर सकते हैं या उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। इसमें लॉ में काफी क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएट कर सकते हैं जिनकी पिछले साल की आमदनी, आई थिंक मेरा नंबर सही है, तो 1.5 लाख ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। या तो पिछले साल की आमदनी उतनी होनी चाहिए आपकी, या पिछले 5 में से पिछले 3 साल की आमदनी उतनी होनी चाहिए। तो एक तरह से लॉ में ही ऐसा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो बिग मीडिया संस्थान है, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है या TV18 ग्रुप है, सिर्फ उनको ही फायदा होगा,
क्योंकि अगर मान लीजिए जो लोकल इंडिपेंडेंट या जो डिजिटल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तो रेवेन्यू ही उतनी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमारा रेवेन्यू अगर हम कंपेयर करें टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो मतलब वो रेवेन्यू तो काफी फर्क होगा। और अगर लॉ का ये मकसद था कि वो जर्नलिज्म को हेल्प हो, जो मीडिया संस्थान है उनको अपना शेयर मिले बिग टेक से, वो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि आप तो फिर बिग मीडिया को हेल्प कर रहे होंगे, जो कि अब जैसे आप, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ऑस्ट्रेलिया का भी जो मीडिया इकोसिस्टम है वो काफी कंसोलिडेटेड है। तो वहां 2-3 बड़े मीडिया ग्रुप हैं जो ज्यादा अधिकांश मीडिया चैनल और अखबार चलाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा ग्रुप है रूपर्ट मर्डॉक का, जो कि न्यूज को आप चलाते हैं, जिसमें फॉक्स न्यूज भी आता है यूएस में, और ऑस्ट्रेलिया के काफी बड़े बड़े अखबार भी आते हैं। तो इसमें होगा क्या, क्योंकि एक वो फिक्स रेवेन्यू लिमिट है, तो उससे जो बड़े बड़े संस्थान है सिर्फ उनको मदद मिलेगी। और तो ये सारी जो रीडिंग्स है ये बहुत दिलचस्प है कि जब हिंदुस्तान में इस तरह की बातचीत हो तो इन जो ये खामियां हैं या गड़बड़ियां हैं इनको भी ध्यान में रखा जाए, या जब भी इस तरह की शुरुआत हो। वरना फिर क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा छोटे मतलब मीडिया हाउसेस के रेवेन्यू के मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ बड़े संस्थान ऐसे इतने बड़े हैं कि उसके नीचे बाकी छोटे मोटे संस्थान कहीं टिकेंगे ही नहीं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना होगा। मेघनाथ जी, इस पूरे प्रकरण पर आपकी आखिरी टिप्पणी और या कोई सवाल है आपका चित्रांशु से? जी, मैं ना थोड़ा सा जूम आउट करके देखना चाहूंगा। आई थिंक चित्रांशु ने सब टेक्निकल डिटेल्स बता दिए हैं, पर अगर आप ओवरऑल पिक्चर्स देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है। एक तो आपने वो पढ़ा भी होगा कि फेसबुक ने पूरा ऑस्ट्रेलिया में न्यूज ब्लैकआउट कर दिया था। मतलब उनके प्लेटफॉर्म पर न्यूज दिखाई नहीं रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो ये टैक्टिक अप्लाई करेंगे तो फिर गवर्नमेंट डर जाएगी और वो लॉ पीछे ले लेगी। तो आपको एक तरीके से दिख रहा है कि फेसबुक का पावर कितना है इस इक्वेशन में, कि उन्होंने बस न्यूज शेयर करने से ही रोक नहीं लगा दी, पर एसेंशियल सर्विसेज को भी रोक दिया था उन्होंने। मतलब कुछ पेजेस जो है गवर्नमेंट के पेजेस है, या फिर कोई मेडिकल पेजेस है, इंश्योरेंस के पेजेस, एनजीओ के पेजेस जो है, सिविल सोसाइटी के पेजेस है, वो भी उन्होंने ब्लैकआउट कर दिए थे। उन्होंने बाद में अपोलोजाइज किया और बोला कि ये गलती से हो गया, पर फिर भी अगर आप सोचेंगे कि अगर फेसबुक के पास ये पावर है कि एक झटके में वो ये सब एक पूरा सेगमेंट जो इंफॉर्मेशन देता है वही बंद कर सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि इस पर हमको और थोड़ा सा सोच विचार करने की जरूरत है, हर कंट्री को एक्चुअली। और इसी को लेकर अगर आप इंडिया में देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी ये कन्वर्सेशन फिर भी दूर है कि फेसबुक रेवेन्यू शेयर करेगा या गूगल रेवेन्यू शेयर करेगा न्यूज प्लेटफॉर्म्स के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी हो क्या रहा है। जैसे अब आई थिंक हमारा अगला विषय वही था, जो ओटीटी का जो गाइडलाइंस है उसके बारे में। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो गाइडलाइंस बन रहे हैं वो जस्ट डिजिटल स्पेस को कंट्रोल करने के लिए बन रहे हैं, कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना करे, या फिर वो जो गवर्नमेंट मतलब वो जो कोट अनकोट नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ ना करे, या फिर जो डिसेंटर्स है उनको कैसे दबाया जाए एक्सेट्रा। तो वो वैसी तरीके से कंट्रोल जमाने की कोशिश हो रही है इंडिया में फिलहाल। तो उनको तो ये जर्नलिज्म से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, न्यूज और सोशल मीडिया को एक ही इसमें क्लब करके गाइडलाइंस डाल दिए, मतलब पूरा डिजिटल स्पेस को ही कंट्रोल करना है उनको। तो मुझे लगता है कि हमको ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल देखकर और ऊपर से यूरोप का एग्जाम्पल देखकर थोड़ा सा प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हमारे यहाँ पर लाने की बहुत जरूरत है, पर आई डोंट थिंक हमारे गवर्नमेंट की वो अभी प्रायोरिटी है। इसमें अब चूंकि मेघनाथ आपने जिक्र कर दिया है, इसका अगला हिस्सा जो हमारी बातचीत का था वो यही है कि अभी एक दिन पहले यानी कि कल थर्सडे को भारत सरकार एक नई डिजिटल पॉलिसी के साथ आई है, जिसमें डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और साथ में सोशल मीडिया के रेगुलेशंस की बात कही गई है जी। तो ये सारी चीजें एक कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। जैसे उसके दो हिस्से हैं, एक तो सोशल मीडिया का रेगुलेशन कैसे होगा और दूसरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल उसमें ओटीटी को भी उन्होंने रखा है, उसका रेगुलेशन कैसे होगा। ये सारी चीजें हैं इसमें, और काफी सारी उसमें कानून जो बनाए गए हैं उसमें चीजें हैं। मसलन अब ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक ऑफिसर होगा,
और एक नोडल ऑफिसर होगा। 3 लेयर की ये व्यवस्था सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए, चाहे वो, तो हम इसको ये देख पा रहे हैं कि जो भी अब भारत सरकार जो कि ट्विटर के साथ हाल फिलहाल में जो खींचतान हुई थी, उसके बाद ये सारी चीजें अचानक से एक्टिवेट हो गई हैं। तो रिलेशन एक चीज है और प्रतिक्रिया में की गई चीजें एकदम बिल्कुल अलग चीज है। हम अपनी बातचीत का दायरा जो डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के तहत रेगुलेशन है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो उसके तहत कुछ चीजें आई हैं, जैसे सरकार ने ये कहा, प्रकाश जावड़ेकर कल अपने बयान में कह रहे थे कि जिस तरह का 3 स्तर का ग्रीवांस रिड्रेसल, नोडल ऑफिसर, ये जो मैकेनिज्म होगा, उसी तरह का मैकेनिज्म डिजिटल और ये डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी बनाना पड़ेगा। तो एक चीज तो हमारी समझ में आ गई कि ये एक उनकी वो है। साथ में उन्होंने एक बात कही, चूंकि ये सेल्फ रेगुलेट करने में नाकाम रही हैं सारी कंपनियां, इसलिए अब हम एक नई गाइडलाइंस के तहत सामने आए हैं। उसमें ये होगा कि इनके अलावा ये जो 3 सेल्फ रेगुलेशन की जो 3 स्तरीय होगी बॉडी, इसके अलावा एक ओवरसाइटिंग गवर्नमेंट की भी बॉडी होगी इसके ऊपर। और उन्होंने बहुत वेग तरीके से ये बात कही और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ गए इधर उधर की बातों में। और उनका तर्क ये था कि चूंकि काम रहे हैं एक, और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड देना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार के ये 2 तर्क रहे हैं। अतुल सर, मैं एक मिनट अपनी बात थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूं। तो एक तो ये है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सरकार कर रही है, उसमें सरकार की ओवरऑल जो पूरी अब तक की स्थिति है उसको साफ स्पष्ट कर देना चाहिए हमें, ताकि लोगों को पूरी यथास्थिति पता हो, वरना आधी अधूरी जानकारियां। एक तो सबसे पहले जब ये पूरी बहस शुरू हुई कि डिजिटल मीडिया की कोई एक बॉडी होनी चाहिए रेगुलेशन की, सेल्फ रेगुलेशन की, वो जब ये बात आई तो उस समय एक ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था। 2018 की बात है, तब की कौन कौन लोग इस बॉडी में होंगे, किसको। तब डिजिटल मीडिया के स्पेस में जो लेगेसी मीडिया हाउसेस थे, आप देखिए कि उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप था, उसमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जितने बड़े, हिंदुस्तान टाइम्स, और ये सब बड़े लोग, इन सब लोगों ने मिलकर एक कोई बॉडी बना ली। जबकि डिजिटल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले जरूरत यह है कि सरकार डिजिटल मीडिया के लोगों को रिकॉग्नाइज कहाँ करती है। जो मैं कह रहा हूं कि प्रेस, आपको पूरे प्रेस लॉ को रिकंसिडर करने की जरूरत है। आप पीआईबी के तहत रिकमेंडेशन तक नहीं देते हैं। आपने अभी लंबे समय से अटका हुआ मामला है, आप डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का पीआईबी रिकॉग्निशन नहीं करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, पहले सरकार को अपने स्तर पर इन सब चीजों को, 1955 में बना था वो, उसको अब जब तक पूरी तरह से आप फिर से रिकंसीडर करके और सारी चीजों को बराबर नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे स्थितियां, तब तक उससे पहले ये सारी बातें कहना केवल और केवल यही बताएगा कि आप किसी भी तरह से ये इनके प्रकार कब्जा कर लेना चाह रहे हैं या उनको नियंत्रित करना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। मेघनाथ, आप कुछ कह रहे थे। जी सर, एक्चुअली ये जो मामला है, जो आज अभी जो गाइडलाइंस निकले हैं, वो कन्वर्सेशन आई थिंक 2018 से ही चालू था। मैंने एक वीडियो सीरीज भी बनाई है इस पर, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस के नाम से। कुछ पैनल डिस्कशंस भी किए हैं हमने इस पर। वहां पर एक्चुअली जो पहला जो ड्राफ्ट था ये इंटरमीडिएरी गाइडलाइन रूल्स का, तो इसके एक थोड़े छोटे छोटे पहलू है वो जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा। अब होता क्या है कि हमारे सोशल मीडिया और अन्य वेबसाइट्स या फिर जस्ट इंटरनेट पर काफी इंफॉर्मेशन डाली जाती है। अब कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो यूजफुल है और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो लोग मानते हैं कैन लीड टू वायलेंस, जो या फिर कोई कंट्री के अगेंस्ट साइबर वॉरफेयर हो रहा है, या फिर जैसे फॉर इंस्टेंस एक हमारे यहाँ पे रिपोर्ट छपी थी, ISPR जो कि पाकिस्तान का PR विंग है, आर्मी का PR विंग है, उन्होंने ये खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी थियोरी प्लांट की थी इंडिया में, जो प्रोटेस्ट के रिलेशन में, और वो हमारे राइट विंगर्स ने उठा के उसको बड़ा बना दिया और हमारे न्यूज चैनल्स ने। तो ऐसा भी होता है। तो इंटरनेट एक बहुत ही अजीब सा क्रीचर है जहां पर हर तरह की इंफॉर्मेशन जाती है और लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है कि जब एक गवर्नमेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो वो स्प्रेड करना चाहती है, प्रोपेगेंडा करना चाहती है, अपने बारे में खुद बात करना चाहती है, काम के बारे में, तो उसकी छूट भी मिल जाती है उनको इंटरनेट से,
कि उनको दे कैन रीच आउट सिटीजन्स बेटर, उनके ग्रीवेंसेस सुन सकती है, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, आप प्रधानमंत्री को डायरेक्टली ट्वीट कर सकते हो, अभी ये सब इंटरनेट है। पर अगर आप दूसरा पहलू देख ले तो फिर जैसे हमारी डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई इवन कोई फेसबुक पेजेस है, या फिर कोई ट्विटर अकाउंट्स है, जो भी है, वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं जो क्रिटिकल है, जो जो पावर के जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट क्रिटिकल है। तो ये दोनों चीजें हो रही है इंटरनेट पे। अब गवर्नमेंट का रेगुलेशन लाने का मकसद ये है कि जो पहला पहलू है जहां पर गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है तब पूरी छूट होनी चाहिए सिटीजन्स को रीच आउट करने की, बट दूसरा जो पहलू है जो क्रिटिसाइज करने की बात आती है वो कंट्रोल में होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप इंटरनेट पर हैं तो आपको वैसे कोई बाउंड्रीज के मायने नहीं रखती, मतलब कोई कंट्री की बाउंड्री नहीं है, आपको न्यूज हर जगह से ग्लोब से मिल रही है, छोटे छोटे वीडियोस आप देख सकते हैं जो वायरल हो जाते हैं, जो कोई भी कंट्री से आए हुए हो। अब गवर्नमेंट को की तरफ से देखा जाए तो फिर उनका इंटरेस्ट यही है कि हमारे कंट्री में जो इंफॉर्मेशन निकल रही है और प्लेटफॉर्म्स पर जा रही है, वो हमारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मैंने अगर कोई ट्वीट किया तो मेरे पे ये कंट्री के लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए, राइट? जैसे रिहाना ने ट्वीट किया तो फिर भी वो हमारा इंटरनल मामला है, जैसे वो जो ये निकला ना बयान निकला था, पहला बयान जो निकला था, तो यही एक हमारे गवर्नमेंट की मंशा है और ये इंटरनेट इसको चैलेंज कर रहा है। तो ये जो रेगुलेशन लाने का मकसद है, जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस बोल ले या फिर जो क्लैंप डाउन करने की बात हो रही है, वो इसी मसले से लेकर है। और अतुल सर ने आपने समझा ही दिया है वो कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मेरा ये बस एक और तर्क ये है कि जैसे डिजिपब एक बॉडी बनी है, डिजिटल मीडिया प्योर जो प्लेटफॉर्म है केवल डिजिटल मीडिया में, उन लोगों ने अपनी बनाई है। सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे सरकार के पास ऑनलाइन मीडिया फोरम के जरिए एक पूरा ड्राफ्ट बनाकर भेजा तो गया था। आपको चाहिए कौन? आपको अपनी पसंद के लोग चाहिए और आपको अपने मन मुताबिक लोग चाहिए। अब चूंकि आपको लगता है कि नहीं, ये जो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन मीडिया फोरम के जरिए ड्राफ्ट बनाकर भेजा है, ये इसमें वो लोग हैं जो कि सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार की तरफदारी नहीं करते, तो वो आपको पसंद नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि ये लोग खुद को सेल्फ रेगुलेट करने में नाकाम रहे। तो ये एक तरह का आधा सच है। आप लोगों को झूठ बोल के अलग तरह की बातें बताते हैं। डिजिपब उस लिहाज से बना। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर जब सरकार के इस कदम की बात होगी, मुझे लगता है ये सबसे हाई टाइम है जब डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन में सरकार इतनी बेशर्मी से कूद पड़ी है। और मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर सीधे सीधे कहते कि गवर्नमेंट की एक ओवरसाइट भी होगी इसके ऊपर, और वो साफ साफ नहीं बताते कि ओवरसाइट किस तरह की होगी। ये यहाँ पर एक्चुअली अतुल सर एक इंटरेस्टिंग चीज आपने जो कही कि जो रेगुलेशन की बात है, तो इन्होंने जैसे कहा कि आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो तो हमको इसमें कूदना पड़ेगा। तो इनका सॉल्यूशन क्या है अभी कि जो यूजर जो है, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वही बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो 3 लेयर का है, तो पहला लेयर ये है कि कोई भी जो न्यूज या इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है वो कंप्लेंट कर सकता है कि ये जो कंटेंट देखा मैंने, उससे मुझे ऑफेंड हो गया, मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया, नेशन को हर्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्लैग करेंगे कोट अनकोट। और उसके बाद जो वो 3 लेयर्स है वहां पर जाएंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर कोई एक तो वो कंटेंट रिमूव नहीं किया या फिर कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर गवर्नमेंट उनको फोर्स करेगी। ये बेसिकली उनका सिस्टम है। और उससे भी ज्यादा ये कह रहे हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर में उसको एक्नॉलेज करना है और 15 दिन के अंदर में उसको निपटारा करना है, एक्शन लेना है उस पर, एक्शन लेना है, या फिर पेनल्टी लगेगी। तो ये ना बेसिकली बहुत ही अजीब सा एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर सोसाइटी मॉरल पुलिसिंग करेगी। और सोसाइटी में कौन मॉरल पुलिसिंग करेगा? ऑब्वियसली जो जिनके पास पावर है, जिनके पास प्रिविलेज है, जो इंग्लिश जानते हैं, कर पा रहे हैं, जो लोगों के पास इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, जिनके पास ज्यादा सुनवाई के मंच है, वो लोग इसको करेंगे। अब हम जैसे देखते आ रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पर ऐसे भी वाकये हैं कि कुछ ग्रुप्स ऐसे काम करते हैं, राइट विंग ग्रुप्स हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं पहले कुछ लोगों को कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है या आरएसएस के खिलाफ, फिर उसके बाद उनको टारगेट करके हैशटैग चलाया जाता है, फिर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उस एफआईआर दर्ज कराने के बिना पर पुलिस कार्रवाई करती है। तो इस तरह का हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। चित्रांशु से भी एक बार हम उनकी राय जान लेते हैं। ये जो
नई पॉलिसी आई है, इसके खतरों, इसके अच्छाइयों के बारे में अगर बता पाए कोई कि इसमें अच्छाइयां भी हैं। जी, आई थिंक अच्छाइयों के पहले इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है, जैसा कि अब्दुल आप बता रहे थे शुरू में, ये जो रूल या जो गाइडलाइन है, ये जो 2000 का आईटी एक्ट है उसमें ये ऐड कर रहे हैं। अब ये जो आईटी एक्ट है, इसका परव्यू क्या है इस आईटी एक्ट का? इस आईटी एक्ट का परव्यू था कि जो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस होती हैं या जो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो बेसिकली गूगल, फेसबुक, बिल्कुल सिस्टम हो गए, उनकी लाइबिलिटी के बारे में ये लॉ है। इसमें अचानक से न्यूज मीडिया कैसे आ गया है? ये बहुत कनिंगली और स्मार्टली ऐसे किया जा रहा है। ये अपार गुप्ता ने भी लिखा है आज एक्सप्रेस में। इसमें तो डिजिटल न्यूज मीडिया की बात ही नहीं होनी चाहिए, और डिजिटल न्यूज मीडिया तो इंटरमीडियरी है ही नहीं। अब जब कह रहे थे तो बहुत स्मार्टली उन्होंने इस चीज को कहा, देखिए हम कोई कानून नहीं बना रहे हैं। हाँ, तो इसमें अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि हम 3 लेयर के मैकेनिज्म करेंगे। एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ रेगुलेशन होगा, फिर एक सेल्फ अपॉइंटेड सेल्फ रेगुलेशन बॉडी होगी, और फिर गवर्नमेंट का गवर्नमेंट की बॉडी होगी ओवरसी करने के लिए। और फिर इन्होंने बोल दिया कि इसमें इंक्लूडेड डिजिटल मीडिया में भी होगा। तो ये जो लॉ बना रहे थे ओटीपी आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या इंटरमीडियरी के लिए, वो अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है डिजिटल मीडिया को लेके भी, जो कि इसका तो ना तो लॉ का परव्यू है। इन्हें ऐसा चेंज करना था तो इन्हें पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए था, इसको ड्राफ्ट निकाल के इस पे टिप्पणी और कमेंट्स लेने चाहिए थे, जो कि हुआ नहीं। तो एक तो ये मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि किस तरह से इन्होंने ये जो पॉलिसी बनाई इंटरमीडिएट के लिए, एक झटके में इन्होंने पूरे डिजिटल मीडिया को इंक्लूड कर दिया है। एक तो ये, दूसरा अगर आप आईटी, एक तो इसमें भी ये जो आईटी एक्ट है इसमें भी, और जो रूल्स हैं, ये भी एक तरह से जो एक ग्रोइंग कंसेंसस है कि बिग टेक को रेगुलेट करना चाहिए। तो इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जैसे एक अच्छी चीज ये है कि इन्होंने बोला है कि जो अगर किसी भी यूजर का अगर आप कंटेंट टेक डाउन करते हैं तो उन्हें प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। जैसे अभी क्या होता है, यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी हटाते हैं तो वो हटा देते हैं, फिर आपको नोटिस देते हैं। पर इसमें इन्होंने गाइडलाइन में स्पष्ट तरीके से बोला है कि आपको पहले जो है टेक डाउन के पहले जो है यूजर को नोटिस देना है। पर अगर आप इसमें खामियों के बारे में बात है, इसमें एक चीज है कि ट्रेसेबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, कि अगर अब सरकार का ये कहना है कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कहीं पे, तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए, या आप हमें बताइए कि जो ओरिजिनल स्टार्टर कौन था वो मैसेज का। जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप पे कुछ कम्युनल चीज वायरल चली गई, तो सरकार का ये कहना है कि आप हमें बताइए कि उसका पहला ओरिजिनेटर कौन था उस मैसेज को फैलाने के लिए। अब इसमें एक बात ये है जो है सोचने वाली, कि जितने भी चैट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, व्हाट्सएप हो गया या सिग्नल हो गया, टेलीग्राम पे तो मूलतः तरीके से नहीं है, उसमें डबल इंक्रिप्शन होता है एक तरह से, कि कोई भी, ना तो कंपनी ना तो कोई और मैसेज पढ़ सकती है अनलेस आपके पास एक्सेस हो जो व्हाट्सएप आपके अलावा। तो ये कोई थर्ड पार्टी के पास, क्योंकि डबल इंक्रिप्शन होता है, किसी भी पार्टी के पास ये फंक्शनैलिटी नहीं होती कि क्या मैसेज भेज जा रहे हैं। अब अगर सरकार को ऐसा चाहिए कि हमें आप बताइए कि इसको ओरिजिनली किसने फैलाया, उसके लिए तो ये डबल इंक्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा फिर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे प्लेटफॉर्म्स जो है इस पे जो है अग्री करते हैं, और अगर प्लेटफॉर्म्स अग्री कर जाते हैं तो ये जो आप और हमारे जैसे या जो हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारी प्रिवेसी पे डायरेक्ट अटैक होगा। एग्जैक्टली कल को तो सरकार किसी का भी, आप कोई भी पत्रकार का बोल सकती है कि आप इनके मैसेजेस का मुझे बताइए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इन्होंने फैलाई होगी ये अफवाह जो है। तो ये काफी डेंजरस है जो है और ये अलग, अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी देखें, ये काफी जो बिग टेक के रेगुलेशन या जो प्लेटफॉर्म को लेके रेगुलेशन है, उसका सबसे बड़ी आलोचना यही है कि किस तरह से जो सरकार है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, या वो भी सरकार जिनका थोड़ा ऑथोरिटेरियन ब्लेंड है, वो बिग टेक को रेगुलेट करने के सहारे वो ऐसी पॉलिसीज आगे करेंगे जो कि पत्रकारिता या जो फ्री थॉट या फ्री स्पीच है उसको कटेल या उसको सेंसर कर सके, जिस तरह से हमने चाइना में देखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होगा उस एंगल से भी देखना कि गवर्नमेंट का असली मकसद क्या है। गवर्नमेंट का असली मकसद है यूजर्स को प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी हो,
या गवर्नमेंट का असली मकसद ये है कि प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हमें सेंसरशिप और हमें डिजिटल मीडिया पे कैसे और पावर मिल सके। ले दे के जो ये पूरी डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन और इसकी बहस आती है, वो कहीं ना कहीं, या फिर सोशल मीडिया को भी देख लिया जाए, वो कहीं ना कहीं प्राइवेसी की बहस में चली जाती है। प्राइवेसी का मुद्दा सबसे कोर में आ जाता है और ये हाई टाइम है कि सबसे पहले प्राइवेसी की चीज को क्लियर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लॉ के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए प्राइवेसी कितनी जरूरी चीज है। जब तक ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट कानून और मौलिक अधिकार के दायरे में एकदम कायदे से इसको वो नहीं किया जाता है, डिफाइन नहीं किया जाता है, तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। सरकार इसमें हमेशा लूप होल्स निकालती रहेगी और इस तरह के कानून बना के, इस तरह के नियमों में हेर फेर करके, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर उनको एक तरह से आप कहेंगे कि अंगूठा दिखाती रहेगी। तो ये प्राइवेसी की जो पूरी बहस है, निजता की जो पूरी बहस है, अब उसमें एकदम साफ साफ बात होनी चाहिए। मेघनाथ, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर और फिर हम चर्चा के आखिरी राउंड की तरफ बढ़ेंगे। जी सर, प्रिवेसी की बात आई थिंक चित्रांशु ने भी मेंशन किया। वो जो ट्रेसेबिलिटी की बात आती है वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे व्हाट्सएप एक्सेट्रा तो एनक्रिप्टेड है, सिग्नल एनक्रिप्टेड है। तो फिर क्या ऐसे होगा कि अभी कितने आई थिंक 60 दिन दिए गए हैं सबको ये एस्टैब्लिश करने के लिए, ये रूल्स आने के बाद। तो क्या ऐसे होगा कि व्हाट्सएप को वो एनक्रिप्शन इंडिया में बंद करना पड़ेगा, या टेलीग्राम को उनके यूजर्स रिवील करने पड़ेंगे? उसकी वजह से फिर हमारे हिंदू इकोसिस्टम में कितने भाई लोग हैं वो भी पता चल जाएगा हमको। और फिर ऊपर से क्या सिग्नल पे क्या होगा, वो बहुत सारी चीजें आती है इसमें। और प्रिवेसी के हिसाब से हम एज यूजर्स हमको कितना हम इंटरनेट पे इतना कितना ऑपरेट कर पाएंगे जो हम तक ही सीमित होगा, या फिर गवर्नमेंट को सब कुछ मिल जाएगा? क्योंकि सर एक छोटा सा एग्जांपल है इसमें। उत्तर प्रदेश ने, अभी एक न्यूज आया था, उत्तर प्रदेश ने एक लॉ निकाला है कि वहां पर कुछ भी सर्च कर रहे होंगे वो दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रैक करने वाली है। और अगर आप कोई पॉर्न वेबसाइट या कुछ सर्च टर्म यूज करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट कार्रवाई ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये अगर ऑलरेडी हो रहा है तो मतलब इसका ये है कि उनके पास ऑलरेडी ऐसे मैकेनिज्म्स है जो वो मास सर्वेलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं। और एक और मैं छोटा सा इसमें पॉइंट जोड़ना चाहूंगा, नीचता से थोड़ा सा अलग है। इसमें आप देखिए एक डिस्कम्फर्ट नजर आता है। अब हम न्यूज के बारे में बात करते हैं, टीवी मीडिया तो आपको पता ही है कि एड्स की वजह से कैसा घिनौना और घटिया हो गया है, और वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्रोपोगेंडा ही चलाता है दिन भर। तो मुझे लगता है ये स्टेप्स एक और तरीके से लिए जा रहे हैं कि उनको दिख रहा है कि टीवी न्यूज जो है उनका जो इम्पैक्ट है जो पहले होता करता था वो कम हो रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए अब न्यूज लॉन्ड्री जैसे और काफी अदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जो डिजिटल स्पेस में है वो आगे बढ़ रही है। और यंगर जो पॉपुलेशन है वो इंटरनेट पर डिपेंडेंट है अपने इंफॉर्मेशन के लिए। तो ओल्डर जो लोग हैं जो न्यूज देखते हैं आते हैं पहले से, वो लोग अभी भी वहां पे है पर उससे इम्पैक्ट कम हो रहा है। तो आपको ये भी एक देखना पड़ेगा कि अभी जो एड स्कैम हुआ था, जो टीआरपी स्कैम हुआ था, उसकी वजह से कुछ रेवेन्यू भी हट गया है, काफी वहां पे भी डिसरप्शन चालू है, टीवी ब्रॉडकास्टर्स को एड्स नहीं मिल रहे हैं। एक न्यूज आया था कि रिपब्लिक से कुछ बड़े बड़े 40 ब्रांड्स ने विड्रॉ कर लिया है। तो फिर ये भी हो रहा है। तो अगर आप ये सब चीजें साइमल्टेनियसली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गवर्नमेंट को भी ये दिख रहा है कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो उनका इतना बड़ा यूएसपी था वो उनके हाथ से छूटता जा रहा है, और वो डेस्परेटली कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वापस लगाम लगा पाए। ठीक बात। मेरे ख्याल से इस पूरे विषय पर काफी दिलचस्प बातचीत हुई है। समय को ध्यान में रखते हुए अब हम जो आज की चर्चा को रोकेंगे और हमारा जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चित्रांशु, आप अपना रिकमेंडेशन बताएं हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते। मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। एक पहला पॉडकास्ट है एक्सपोनेंट, जो कि अगर आपको जानना है कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो न्यूज़ मीडिया बार्गेन कोड है वो कैसे जो है पत्रकारिता को हेल्प नहीं करता है, बल्कि सरकार की जो
रूपर्ट मर्डॉक के साथ लॉबिंग है या बिग मीडिया को ज्यादा हेल्प करता है, तो वो पॉडकास्ट एक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। दूसरा रेकमेंडेशन में जो अपार गुप्ता का, जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के संचालक हैं, उन्होंने एक ऑपेड लिखा है आज इंडियन एक्सप्रेस में, वो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। आई थिंक जो ज्यादातर स्क्रूटिनी हो रही है आईटी एक्ट के रूल्स को लेके, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरी को लेके हो रही है, पर उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि किस तरह से डिजिटल मीडिया पे भी इम्पैक्ट होगा और कैसे इसका इंक्लूजन डिजिटल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे 2 रिकमेंडेशन होंगे। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? मेरे कुछ रिकमेंडेशन है। एक तो अब हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते से एक मोदी जॉब 2 बहुत ट्रेंड कर रहा था और कल वो वर्ल्ड वाइड भी ट्रेंड हो गया था। उस पर एक्चुअली ध्रुव राठी ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, वो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो एग्जाम्स को लेकर और उनका डिलेड रिजल्ट एक्सेट्रा। उसने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, वो उसके यूट्यूब चैनल पर है। दूसरा मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, कपिल कोमिरेड्डी का एक पीस है इंडियन एक्सप्रेस में, डियर राहुल गांधी, big share of the India's authoritarian slide will have to be shouldered by you। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है राहुल गांधी को, आई मीन अर्ज करते हुए कि आपका समय आ गया है, अब दूसरी लीडरशिप आने दीजिए, नहीं तो फिर हमको अथॉरिटेरियनिज्म से कोई बचा नहीं सकता। वो अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं वो भी रेकमेंड करूंगा। और ऊपर से अपार का आर्टिकल मैं भी रेकमेंड करना चाहता था, वो तो चित्रांशु ने ऑलरेडी कर दिया है। और एक छोटा सा पीस जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो है अनुमेहा यादव का, आर्टिकल 14 में उन्होंने एक बहुत ही मतलब थर्रा देने वाला एक रिपोर्ट लिखा है। एक दलित लेबर लीडर है शिव कुमार, जो नोदीप कौर के कॉलीग है, उनको कैसे हरियाणा पुलिस ने टॉर्चर किया और उनको फैमिली से, लॉयर से, डॉक्टर से मिलने नहीं दिया महीनों तक, मतलब 40 दिन तक, और कैसे उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, उनके नाखून उखाड़, बहुत बहुत मतलब थर्रा देने वाला एक रिपोर्ट है ये, प्लीज जरूर पढ़िए, क्योंकि ये मतलब ऐसा रिपोर्टिंग हमारे यहाँ पे अभी दिखता नहीं है। हम कोशिश कर ही रहे हैं, न्यूज लॉन्ड्री तो कोशिश कर ही रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, ताकि आपको ये ऐसी खबरें पढ़ने को मिले कि कैसे अथॉरिटीज अपने पावर्स का मिसयूज कर रही है। पर ये अनफॉर्चुनेटली कम होती जा रही है ऐसी रिपोर्टिंग। और ऊपर से अभी अगर ये हम डिजिटल मीडिया का जो इतना बड़ा बात किया, वो अगर रूल्स आ रहे हैं तो फिर कितने हद तक हम कर भी पाएंगे, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल हो गया है। ठीक बात। दोनों लोगों के बहुत दिलचस्प रिकमेंडेशन के बाद मेरा 2 रिकमेंडेशन है। एक तो मैं एक कैरिकेचर बेस्ड, एक कार्टून बेस्ड एक उपन्यास है, ईरानी उपन्यास है, पार्सेपोलिस। बेसिकली ये मारजान सतरापी हैं, तो ईरान के जो आखिरी शाह थे उनकी परपोती थी, और लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट थी और काफी वहाँ की इंटेलेक्चुअल थी और डेमोक्रेटिक सोच विचार वाली थी, तो उन्होंने वहाँ की जो पूरी क्रांति को बचपन से देखा, जो ईरानी क्रांति थी 79 वाली, उसको उन्होंने देखा है, लिखा अपने अनुभवों को इस उपन्यास में कैरिकेचर्स के जरिए, और बहुत ही दिलचस्प उपन्यास है। इन दिनों मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो हिंदी में आया है अब ये, वाणी प्रकाशन ने इसको लिखा है, प्रकाशित किया है, और इसका जो ट्रांसलेशन है वो है निधीश त्यागी, जो कि पहले बीबीसी के एडिटर रह चुके हैं और कई जगहों पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई जगहों पर संपादक की भूमिका में काम कर चुके। उन्होंने किया, बहुत ही दिलचस्प किताब है, आपको आसान तरीके से पूरी क्रांति और उसके जो नुआंसेस हैं उसको, और वो एक जगह पे आके आपको बड़ी जबरदस्त आयरनी का भी सामना करना पड़ता है कि डेमोक्रेटिक बदलाव के लिए शाह को हटाया गया, लेकिन उसकी जगह जो धार्मिक रूढ़िवादियों ने कब्जा कर लिया और उन्होंने उस क्रांति को नाम दिया, वो एक तरह से इस्लामिक क्रांति में बदल गई। वो सारी चीजें कैसे हुई, तो उस पर है। और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है, जो चित्रांशु ने इस हफ्ते ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में जो नया कानून पास हुआ है बिग टेक कंपनियों के खिलाफ रेवेन्यू साझा करने का, इसका जो चीट सीट इस पर उन्होंने एक बनाया है, वीडियो रिपोर्ट है, वो देखें। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे। उससे पहले मैं मेघनाथ को एक बार फिर से मंच उनके हवाले करूंगा, जो हमारी अपील है, और साथ में आज के कार्यक्रम का जो तारीख और समय है वो आपसे साझा करेंगे।
आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे जो कि 26 फरवरी है और हमने 11 बजे चर्चा शुरू की थी। और आपने मैंने जैसे अभी पहले बोला कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होती है, जो डिजिटल मीडिया अभी करने की कोशिश कर रही है, इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो उस पर बहुत फोकस डाल रही है। वो एक तो डिफिकल्ट होता है और ऊपर से बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमने 1 साल पहले दिल्ली दंगों पे बहुत सारे रिपोर्ट्स किए थे। उसमें बसंत और आयुष ने एक बहुत ही सॉलिड सीरीज किया था। वो हमारा एक एनएल सेना प्रोजेक्ट भी था। उसके अगर आप अभी वापस जाकर अगर आप वो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे 1 साल पहले के, तब आपको अब रियलाइज होगा कि अभी जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिनको बेल मिल रहे हैं वो इसी इंफॉर्मेशन और रिलेटेड इंफॉर्मेशन की वजह से उनको मिल रहे हैं। क्योंकि आयुष और बसंत ने जाके कितने लोग मरे और कोई रिलीजन ना देखे बिना ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग की, और उसकी वजह से आज वो रिपोर्ट इतने वैल्यूएबल हो गए हैं। ऐसी रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलना भी मुश्किल है मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐड चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को आपको तमाशा दिखाना है। जैसे आपको चित्रांशु ने इतना बड़ा बताया कि जैसे प्लेटफॉर्म्स को आपको उनके यहाँ पर रख के एंगेज करके एड्स दिखाने हैं, वैसे ही न्यूज मीडिया को भी वही करना है। पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और कहिए मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रिपोर्टिंग को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू मैं चित्रांशु। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो मेघनाथ ने बोला अभी। अगर मान लीजिए कल को फेसबुक और मोदी सरकार के नेगोशिएशन शुरू होते हैं कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को कितना पैसा देना चाहिए, और फेसबुक और गूगल दोनों जो है न्यूज होस्ट करना बंद कर दें, तो उससे न्यूज लॉन्ड्री को कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा फेसबुक और गूगल से ट्रैफिक नहीं भी आ रहा है, एड रेवेन्यू नहीं भी आ रहा है, तो हमारा जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है वो सब्सक्राइबर्स पे आधारित है। तो ये एक तरह से जो हमारे न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर्स रहे हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हमने शुरू किया 2015 से हम सब्सक्रिप्शंस हमारे सब्सक्राइबर्स रहे हैं। तो एक तरह से हमारे सब्सक्राइबर्स के वजह से हम इंसुलेटेड, अगर कल को फेसबुक और गूगल, क्योंकि उनकी तो प्राइवेट कंपनी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम वो सब चेंजेस से इंसुलेटेड हैं, उनके एल्गोरिथम से इंसुलेटेड हैं। एक ही उसका कारण है कि हमें सब्सक्राइबर्स और रीडर्स जो हमारा पत्रकारिता पसंद करते हैं वो हमें पैसे देते हैं। तो ये क्योंकि ये एक तरह से जो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अभी तक हमें सपोर्ट किया है, एक तरह से ये उनका भी रीअफर्मेशन है कि उन्होंने जो फेथ दिखाया न्यूज लॉन्ड्री में, वो आज जाके सबको पता चल रहा है कि क्यों इतना जरूरी या इतना महत्वपूर्ण है कि आपका एक जो रेवेन्यू मॉडल है वो कोई थर्ड पार्टी पे बेस ना हो, ना कि फेसबुक, ना कि गूगल, और ना कि प्राइवेट एड और एड रेवेन्यू पे। तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है इसके लिए हमें सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेशली जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो 3-4 साल से न्यूज लॉन्ड्री का समर्थन कर रहे हैं, मैं एक तरह से उनका शुक्रिया करना चाहूंगा काफी तौर पे। थैंक यू सो मच मेघनाथ और चित्रांशु। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।